तो देखिए, इससे पहले कि इस खबर की शुरुआत करें, एक बार तो बनता है गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब देखिए, गणपति जो उत्सव हमने भी मनाया जीएनटी पर, कैसा एक्सपीरियंस रहा हम सबका, वो एक बार पूछते हैं। बहुत सुंदर। आप बताइए। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। नहीं, मैं तो क्योंकि ऑफिस में मौजूद थी भाई, ऑफिस वाले लोगों का जो जोश था, आप उस वक्त नहीं होंगे लेकिन हम लोग सब देख रहे थे। आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर फ्लोर पर आवाज सुनाई दे रही थी और आपकी तो सबसे ज्यादा। गणपति बप्पा मोरया, सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मतलब बप्पा आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भगवान हमारे बीच ही आ गए। सारी पॉजिटिविटी आ जाती है, सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। हमने पूजा की, उनकी स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, विसर्जन आप लोगों ने किया तो ऑब्वियसली आपके लिए इमोशनल मोमेंट रहा होगा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। श्वेता? बिल्कुल, मैंने देखा आप लोगों को कितने भक्ति भाव से आप लोगों ने पूजा अर्चना की, उसके बाद विसर्जन भी किया। बहुत ही अमेजिंग था। मुझे लगता है हर किसी का फीलिंग बहुत ही अच्छा था। ढोल पर डांस भी। बिल्कुल। देखिए, गणपति उत्सव की धूम की तस्वीरें अब ये भी देख लीजिए जो आपके सामने हैं। कोई बप्पा की आराधना में मगन है तो कोई बप्पा को विदाई दे रहा है। गणपति उत्सव के बप्पा के स्वरूप के कई रंग आपको दिखाई देंगे। हर पंडाल कुछ खास कहता है, उनके स्वरूपों का संदेश भी निराला है, लेकिन उनकी आराधना, उनकी सेवा लगभग एक जैसी है। जहां फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के सितारों ने गणपति अपने घर पर बैठाए, वहीं पंडालों में सजाए गए बप्पा भी अलग अलग संदेश समेटे हुए हैं। इनमें कहीं महिला स्वरूप में गणपति विराजमान है तो मातृ शक्ति का प्रतीक भी आपको दिख जाएगा। कहीं इको फ्रेंडली तरीके से पेपर से गणपति की स्पेशल मूर्ति बनाई गई। इसके अलावा पेशवाओं के वक्त की गणेश मूर्ति की खूब चर्चा है। शिव की नगरी काशी में महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की धूम है। आपके सामने 6 तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सितारे भी गणेश उत्सव के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, भगवान गणेश की भक्ति में सराबोर हर कोई नजर आ रहा है। कहीं सितारे गणपति का जय घोष कर रहे हैं तो कहीं उन्हें विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश में इन दिनों गणपति उत्सव की धूम है। पूरी मुंबई बप्पा के रंग में ही रंगी नजर आ रही है। दूर दूर से लोग मुंबई में गणपति महोत्सव के रंग देखने के लिए आ रहे हैं। क्या आम और क्या खास, हर कोई बप्पा की आराधना में लीन है, मगन है। हर साल की तरह इस बार भी ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या संग गणपति बप्पा की कृपा पाने पंडाल में पहुंची। ऐश्वर्या राय बच्चन बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण गणेशोत्सव यानी जीएसपी पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची। बेहद सादगी भरे अंदाज में हंसते हुए और हाथ जोड़कर एक्ट्रेस ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। ऐश्वर्या और आराध्या भक्तों की भीड़ से निकलकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते नजर आईं। मां बेटी की आस्था और सादगी भरा अंदाज सभी का ध्यान खींच रहा था। मुंबई में जगह जगह आस्था और भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच बप्पा को विदाई देने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्टर रणबीर कपूर ने मां नीतू कपूर के साथ मिलकर गणपति बप्पा को विदाई दी। इस दौरान रणबीर कपूर नीले रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहने गणेश भगवान का विसर्जन करने पहुंचे। इस दौरान वो नंगे पांव और माथे पर तिलक लगाए बप्पा की मूर्ति हाथों में उठाए नजर आए। रणबीर कपूर के साथ उनकी मां नीतू कपूर भी बप्पा के विसर्जन में शामिल हुईं। रणबीर और नीतू कपूर ने बप्पा की आरती की और हाथ जोड़कर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद भी लिया। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम अनंत चतुर्दशी तक जारी रहेगी और ये मौका ही ऐसा है कि हर कोई बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहता है, उनके लिए कुछ खास करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुंबई में तिलक नगर का राजा यानी कि सह्याद्री क्रीड़ा मंडल गणेशोत्सव भी इस बार अपना 49वां साल मना रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ की खास थीम है। पंडाल की हर दीवार और खंभों पर हाथी का चेहरा यानी कि गजराज का अलग अलग अवतार बनाया गया है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर इलाके के सह्याद्री क्रीड़ा मंडल में। सबसे पहले आप लाइव बप्पा के दर्शन करें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और यही वजह है कि एक लंबी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बप्पा के दरबार में पहुँचते हैं। बहुत ही बढ़िया साफा कह सकते हैं या मुकुट कह सकते हैं बप्पा ने इस वक्त पहन रखा है लाल कलर का, और उस पर जो गोल्डन की धारी दिख रही है वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइट ऑलिव कलर का वस्त्र बप्पा ने धारण कर रखा है और ये जितने भी गहने इस समय बप्पा के श्रृंगार में लगाए गए हैं, रचाए गए हैं, सारे के सारे असली हैं और राजाओं की तरह विराजमान है अपने दरबार में। इस साल बाद अगला 50वां साल ये सभी मनाने वाले हैं और सह्याद्री क्रीड़ा मंडल नाम से ही लगता है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जागरूक करते हुआ भी ये मंडल है। कबड्डी से शुरुआत हुई, छोटे से बप्पा लाए गए और धीरे धीरे हाँ वापस बुला रहे हैं। जी कबड्डी की बात बताऊँ, मैंने अपने बारे में बताया नहीं, मैं कबड्डी का महाराष्ट्र राज्य का छत्रपति पुरस्कार विजेता हूँ। अरे वाह। इस मंडल का स्थापन कबड्डी से हुआ, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब बात कबड्डी की हो तो वाकई में कबड्डी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम जोन बन चुका है और देश भर में प्रसिद्ध हो चुका है। कबड्डी के साथ और वाकई पप्पा को विराज किया गया है और यही बात है। आसपास की 160 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के ये बप्पा है और उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। चलिए अब आपको गणपति का वो स्वरूप दिखाते हैं जो मातृशक्ति का प्रतीक है। गजानन के इस महिला अवतार को आकार दिया है वडोदरा में परागराज युवक मंडल की तरफ से, जहां महिला रूप में विघ्नहर्ता की मूर्ति स्थापित की गई है। आयोजकों के मुताबिक पिछले 10 सालों से वो ऐसे ही पौराणिक गणपति के स्वरूप की स्थापना करते हैं। इस बार असुरों का विनाश करने वाले भगवान गणेश के विनायकी नारी स्वरूप को स्थापित किया गया है। वहीं बप्पा के इस स्वरूप को आज के समय में आतंक के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं की मजबूत भूमिका रही। गणपति के इस नारी स्वरूप को देखने के लिए अच्छी संख्या में लोग पंडाल में पहुंच रहे हैं। हम पिछले 34 वर्षों से ऐसी स्थापना करते हैं और हम खास करके पिछले 10 सालों से ऐसे पौराणिक गणपति की स्थापना करते हैं ताकि लोग मतलब जान सके कि हमारे देश में भी गणपति जी ने ये सब किया था। तो इस साल हमारी थीम है नारी शक्ति पर, मतलब असुरों का नाश करने के लिए गणपति जी ने विनायकी स्वरूप धारण किया था, तो इसलिए हमने इस साल ये नारी थीम की है ताकि इस साल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मतलब नारी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, तो इसलिए हमने ये विनायकी स्वरूप गणपति जी की स्थापना की है। किसी को नहीं पता है कि गणेश जी ने भी स्त्री स्वरूप धारण किया था, कि असुर को मारने के लिए स्त्री स्वरूप भी धारण किया था। इसी को हम इस साल जनता के लिए लाए हैं और इसी के साथ हमारा गणपति जी के दरबार भी भारत की वीरांगनाओं से सज्ज है। वीर को सभी पहचानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर को सभी पहचानते हैं, पर हमारी भारत की वीरांगनाएं रानी लक्ष्मीबाई जैसी की वीरांगनाएं हैं और भी वीरांगनाएं जिसको कोई नहीं पहचानता। हमारा यही प्रयास है कि हमारे माध्यम से हमारी देश की जनता उसको पहचाने। महाराष्ट्र के अकोला में संस्कृति के साथ परंपराओं का निर्वाह किया जा रहा है। अकोला में एक ऐसा धाम है जहां पर पेशवाकालीन गणपति की प्रतिमा स्थापित है। आज भी यहां पर भव्य दिव्य उत्सव मनाया जाता है और सिर्फ साल के इन्हीं 10 दिनों में भक्त यहाँ विराजमान गणपति के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले शहर में इन्हीं गणपति की पालकी निकालते हैं, तब गणपति विसर्जन की शुरुआत की जाती है। गणपति उत्सव का हर रंग निराला है। यहाँ देखो गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज है। महाराष्ट्र के अकोला में भी भक्त की बयार बह रही है।
अकोला के एक मंदिर में पेशवाकालीन 150 साल पुरानी गणपति की मूर्ति स्थापित है। यहाँ श्री 12 भाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। हम फिलहाल है अकोला के 12 भाई गणपति संस्थान में, जो लगभग 150 साल से भी पुरानी काली मिट्टी से बनी ये गणपति बाप्पा की मूर्ति है। कहा जाता है कि पेशवी कालीन ये मूर्ति है। साल में सिर्फ गणेशोत्सव के दौरान ही भक्त इन बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अकोला में गणपति विसर्जन की शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं गणपति की पूजा करने का विधान है। इसी के बाद शहर में शोभा यात्रा गणपति विसर्जन के लिए निकलती है। बताया जाता है कि महज गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ही 10 दिन के लिए ये बाप्पा की मूर्ति पूजा के लिए, लोगों के दर्शन के लिए निकाली जाती है। शोभा यात्रा में पूरा शहर शामिल होता है और बाप्पा के अगले बरस जल्दी आने की कामना करता है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब चलिए सूरत में आपको गणपति उत्सव के एक और रंग दिखाते हैं। यहाँ टिश्यू पेपर से बप्पा की प्रतिमा तैयार की गई है। दिलचस्प ये है कि बप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की और इसके जरिए सेहत का संदेश देने की कोशिश की है। सूरत के सिटी लाइट इलाके के पंडाल में भगवान गणेश की 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति को मिट्टी या पीओपी से तैयार नहीं किया गया है, बल्कि टिश्यू पेपर से बनाया गया है। इस गणेश मूर्ति को 350 किलो टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से बनाया गया है। इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के और एक कदम बढ़ाया और टिश्यू पेपर की मूर्ति बनाई। बहुत ही इम्प्रेसिव है और एम्बियंस से लेके सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कोऑर्डिनेटेड है। बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सरकार को। आयोजकों का दावा है कि इतनी विशाल इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति पूरे गुजरात में नहीं है। इस मूर्ति को कुशल कारीगरों ने मुंबई में तैयार किया है। गणेश उत्सव पूर्ण होने के बाद मूर्ति का विसर्जन समंदर में नहीं किया जाएगा, बल्कि बप्पा की प्रतिमा को पानी में भिगोकर विसर्जित कर दिया जाएगा। इस बार है ना, हम इको फ्रेंडली बेस मूर्ति पूरी टिश्यू पेपर की लेके आए हैं, जो कि पूरे गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका वजन सिर्फ 400 किलो है। पिछले 15 सालों से आयोजक भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और यहाँ पर हर साल अलग अलग थीम पर बप्पा की मूर्ति का निर्माण होता है। गणेशोत्सव के दौरान अपने तरीके से लोग गणपति की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सूरत में ही बप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की है। यह बात आश्चर्यजनक तो है, लेकिन मकसद एकदम साफ है, आयुष्मान कार्ड को लेकर जागरूकता फैलाना। का एक मतलब जागरूकता के लिए ये बनाया हुआ है। आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट है लोग को पता चले। ये आयुष्मान कार्ड जो है ये लो कैटेगरी लोग के लिए बहुत अच्छा है। अचानक कोई किसको कुछ हो जाए और उनके पास पैसा नहीं है, अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, ये आयुष्मान कार्ड उनके लिए बहुत बढ़िया है। सूरत के उधना इलाके में रहने वाले लक्ष्मी नारायण साहू वैसे तो उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 14 साल से विघ्नहर्ता की पूजा धूमधाम से करते आ रहे हैं। इस बार आयुष्मान कार्ड के अंदर बप्पा की मूर्ति रखने की वजह भी अनोखी है, क्योंकि इसी आयुष्मान कार्ड के चलते इनकी भाभी की जान सही सलामत रही। भाभी को लेके आए के उसका आयुष्मान कार्ड का जो डायलिसिस के लिए जो चालू किए थे, आज तक 15 साल तक को ये लाभ मिला भी है और हर आदमी को ये लाभ होना चाहिए। इसी कारण के लिए विराजमान किया है गणपति दादा का आयुष्मान कार्ड का अंदर। लक्ष्मी नारायण साहू को पता है आयुष्मान कार्ड के फायदे। वो चाहते हैं कि इस कार्ड के बारे में जानकारी सभी तक पहुंचे,
ताकि लोगों को इलाज कराने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सूरत से संजय राठौड़, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौका तो गणपति विसर्जन का था, लेकिन वाराणसी में भी लाल बागचा राजा के स्वरूप की जब शोभा यात्रा निकाली तो मानो पूरा माहौल एक मराठी संस्कृति में रंग गया। बिल्कुल, आपको बता दें तो चलिए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि शिव की नगरी काशी में महाराष्ट्र वाला गणेशोत्सव कैसे मनाया जा रहा है। शिव की नगरी में गणपति की सवारी अद्भुत, भव्य और दिव्यता का एहसास कराते हुए निकली तो मानो पूरे महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा काशी में उतर आई हो। सबसे पीछे सज धज कर बप्पा रथ पर सवार थे, आगे आगे देवतागण और उनके आगे ढोल ताशे के साथ गणपति के गण। नजारा उस वक्त ऐसा था मानो लाल बाग के राजा मुंबई से बाबा विश्वनाथ की धरती पर आ गए हों। दरअसल भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए भव्य रूप से सुसज्जित कर शोभा यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा काशी के बुला नाला के 5 दिन के गणेश उत्सव के बाद आयोजनकर्ताओं ने निकाली थी। यात्रा की खास बात ये थी कि पूरी तरह से मराठी स्टाइल में ये यात्रा निकाली गई। नासिक से आए कलाकार पूरे रास्ते ढोल ताशे बजाते हुए मिनी महाराष्ट्र जैसा नजारा पेश कर रहे थे। इस बार काशी विश्वनाथ के द्वार पर आए हैं और यहाँ पे गणेश विसर्जन का मौका हमको मिला है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी फिर से उन्होंने बुलाया और इस बार भी हम काशी रहवासियों का दिल बहला सके इतनी तैयारी हम करके आए और इस बार हम हमारी तरफ से निकलेंगे। वाराणसी में लाल बाग के राजा की शोभा यात्रा अलग अलग गली मोहल्ले से होती हुई लक्ष्मी कुंड पर समाप्त हो गई, जहां उनका विसर्जन किया गया। काशी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिल्म एक्ट्रेस सारा अली खान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अध्यात्म के रंग में रंगी हुई नजर आई। उन्होंने न केवल वाराणसी के दशाश्वमेध गंगा घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शिरकत की, बल्कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। जब भी सारा अली खान काशी आती हैं, गंगा आरती में शामिल होती हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन जरूर करती हैं। इसीलिए वो दशाश्वमेध घाट पर होने वाले प्रसिद्ध संध्या गंगा आरती में श्रद्धापूर्वक शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विधिवत तरीके से पूजन किया। सारा अली खान अपनी मां अमृता के साथ कई बार इस घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में पहले भी शामिल हो चुकी हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां सीएम हाउस पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। ये घड़ी वैदिक काल के नियमों के आधार पर बनाई गई है। ये घड़ी न केवल आपको समय बताएगी बल्कि ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बताएगी। तो भोपाल में लगाई गई वैदिक घड़ी क्या है, कैसे करती है ये काम, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस के बाहर अब वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर दिया गया है। इसके जरिए लोग समय तो देख सकेंगे, लेकिन समय के साथ साथ ग्रहों की गणना हो या फिर उनकी राशि से जुड़ी हुई जानकारी हो, वो भी डिजिटल स्वरूप में यहाँ मुख्यमंत्री निवास के बाहर अब इस वैदिक घड़ी के जरिए लोग जान सकेंगे, समझ सकेंगे कैसे कोई शख्स यहाँ पे आकर के वैदिक घड़ी से समय और ग्रहों की जानकारी ले सकता है। उसे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उज्जैन से आए तमाम ब्राह्मण हैं जो गणना के बारे में सटीक जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी ज्योतिषाचार्य हूँ। मृत्युंजय जी, यहाँ पे मैं एक दर्शक के हिसाब से समझना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मुहूर्त कला काष्ठा, आमतौर पर अगर कोई आम आदमी देखेगा तो वो समय का कि यार घड़ी तो गलत चल रही है, 6:26 कुछ वो इस हिसाब से देखेगा, लेकिन मुहूर्त कला काष्ठा उसके साथ ये समय चल रहा है, तो इसका मतलब आसान शब्दों में समझा दीजिए। मैं आसान शब्दों में कहूँ तो देखिए, जो 12 बजे रात का जो डेट का परिवर्तन होता है, एक्चुअल में दिन का परिवर्तन रात के 12 बजे खगोलीय घटना कुछ इस प्रकार की होती नहीं है। वैदिक काल में हम सूर्योदय से सूर्योदय तक, जैसे यदि आज रविवार है तो वो अगले सूर्योदय तक रविवार ही होगा, मध्य रात्रि में 12 बजे सोमवार नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उन्हीं 24 घंटों को 30 भाग में डिवाइड किया गया है। एक 48 मिनट का मुहूर्त होता है,
तो ऐसे कुल 30 मुहूर्त होते हैं 48-48 मिनट के। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ जो बीच में आपको दिख रहा है 6, 27 और 3, तो 6 जो घंटा होता है उसको हमारे यहाँ मुहूर्त कहा गया है। कला जो है वो एक प्रकार से आप सेकंड की इकाई समझ लीजिए, मिनट समझ लीजिए, और उससे काष्ठा जो है वो सेकंड है। उसी को हम घटी, पल और विपल कहते हैं। अब ये 24 घंटे में जो आज सोमवार है, तो सोमवार का छठा मुहूर्त अभी चल रहा है, और छठे मुहूर्त का नाम जो है वो विश्वदेव है। यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे 48 मिनट तक का ये मुहूर्त रहेगा। बिल्कुल 48 मिनट खत्म होते ही फिर 7वां मुहूर्त शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये वृश्चिक और बालव राशि है, वृश्चिक तो समझ में आता है, बालव ये यहाँ पे क्यों लिखा गया इसके साथ? जी देखिए, वृश्चिक जो लिखा गया है उसके ठीक नीचे आप देखेंगे चंद्र भी लिखा गया है। तो ये चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है और ऊपर में सूर्य जो है सिंह राशि पर है। तो सिंह राशि में सूर्य भ्रमण कर रहा है। भारतीय जो कालगणना विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो सबसे प्रायोगिक और सबसे सुंदर कालगणना, सटीक कालगणना हमारी ही रही है। हमारे यहाँ के जो भी कैलेंडर हैं, जो भी पंचांग हैं, उनको कभी परिवर्तित नहीं करना पड़ा। दूसरे जगहों में कई बार आप देखते थे कि 10 महीने के ही वर्ष होते थे, कुछ जगहों में 6 महीने का वर्ष होता था, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक काल से ही 12 महीने का वर्ष बतलाया गया है। तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे ये बालव जो है ये एक पंचांग की इकाई है। 5 अवयव अंग होते हैं अंग पंचांग के, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ये बालव जो है एक करण है। कुल मिला के दिखाया जाए तो समय जो आपने देखा होगा उसे वैदिक समय अनुसार अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो आपको इस वैदिक घड़ी को देखना होगा। ऐप के जरिए भी हो सकता है। घर पे कैलेंडर आपने देखे होंगे, हिंदू नववर्ष के लिए जो नव संवत्सर होता है, विक्रम संवत जिसे हम कहते हैं, घरों में वो कैलेंडर रहते हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, तो उसी हिंदू कैलेंडर को, नव संवत्सर को एक तरीके से देखा जाए, जिसमें तिथियों की गणना होती है, काल की गणना होती है, उसे अब डिजिटल स्वरूप में, डिजिटल इंडिया के दौर में सामने रखा गया है। और उज्जैन के बाद ये भोपाल में भी वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण हुआ है उसी मुख्यमंत्री निवास में जहाँ खुद रहते हैं उज्जैन के ही रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल। अब जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो सीधे सीधे हमारे देश की बच्चियों और युवतियों से जुड़ी है। उनकी शिक्षा को लेकर है, जिसे देखते हुए कई शिक्षा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बेटियों की पढ़ाई के हक को लेकर एक एनजीओ भी काफी समय से काम कर रहा है, जिसे मैग्सेसे अवार्ड्स के लिए चुना गया है। जी हाँ, देखिए ये संस्था है भारत की एजुकेट गर्ल्स, जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो चलिए जानते हैं बेटियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर एजुकेट गर्ल्स ने कैसे शुरुआत की, अब तक इस संस्था की उपलब्धियां क्या रही हैं, वो जानते हैं। देश की हर बच्ची स्कूल जाए, वो न केवल पढ़े बल्कि अपनी पढ़ाई को भी पूरा करे। इसी सोच के साथ साल 2007 में एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था खोली गई थी, जिसे एशिया के सबसे बड़े सम्मान रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने का अब गौरव हासिल हुआ है। ये भारतीय गैर सरकारी संस्था इतिहास रचते हुए देश का पहला एनजीओ बन गया है, जिसकी संस्थापक है सफीना हुसैन। लड़कियों को पढ़ाने की इस मुहिम को सफीना ने राजस्थान से शुरू किया। एजुकेट गर्ल्स के मैग्सेसे अवार्ड मिलने के ऐलान पर सफीना कहती हैं कि भारत की पहली गैर सरकारी संस्था के तौर पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाना एजुकेट गर्ल्स और देश के लिए ऐतिहासिक पल है। कभी अमेरिका को अपना घर बनाई सफीना मानती हैं कि उनका ये सम्मान भारत की उस जन आंदोलन की पहचान है जो एक दूर दराज के गांव की लड़की से शुरू हुआ और आज पूरे समाज को बदल रहा है। सफीना हुसैन ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रही सफीना साल 2005 में भारत लौटी ताकि वो लड़कियों की जिंदगी बदलने के लिए कुछ अलग करें। ऐसे में भारतीय गांव में स्कूल न जाने वाली बहुत सी लड़कियों को पढ़ाने का सफीना ने बीड़ा उठाया। उन्होंने 2007 में एजुकेट गर्ल्स नाम का एनजीओ खोला। संस्था की शुरुआत राजस्थान के 50 गाँव से हुई। एजुकेट गर्ल्स ने 3 उद्देश्यों के साथ काम शुरू किया। स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की पहचान करना, उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना और उनकी निरंतर अटेंडेंस सुनिश्चित करना। आज ये संस्था 30,000 से ज्यादा गांवों में एक्टिव है और 20 लाख से ज्यादा लड़कियों तक पहुंच चुकी है।
ये गैर सरकारी संस्था न सिर्फ लड़कियों को स्कूल भेजती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि वो स्कूल में जाती रहें और पढ़ाई पूरी करें। यही वजह रही कि एजुकेट गर्ल्स संस्था की इसी निरंतर सोच को रेमन मैग्सेसे सम्मानित कर रहा है। रेमन मैग्सेसे देने वाले फाउंडेशन ने भी बताया कि ये अवार्ड एजुकेट गर्ल्स संस्था को लड़कियों और युवा महिलाओं की शिक्षा के जरिए समाज में बदलाव लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए दिया गया है। साल 2015 में एजुकेट गर्ल्स ने शिक्षा जगत में दुनिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड यानी DIB शुरू किया था, जिसमें पैसे तभी मिलते थे जब ये तय नतीजे सामने आए। ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि संस्था ने गांव के 50 पायलट स्कूल से शुरुआत कर अब 30,000 गांवों तक पहुंच बना ली है और 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को इसका फायदा पहुंचा है। संस्था ने प्रगति नाम का एक ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिससे 15 से 29 साल की लड़कियां अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। ये प्रोग्राम 300 से शुरू होकर आज 31,500 से ज्यादा लड़कियों तक अपनी पहुंच बना चुका है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये सम्मान उस व्यक्ति और संगठन को दिया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया हो। ऐसे में यकीनन सफीना हुसैन की संस्था एजुकेट गर्ल्स भी लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं जैसी रूढ़िवादी सामाजिक सोच को बदलने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं कि प्रकृति की गोद में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। ये बात छत्तीसगढ़ के एक इलाके पर बिल्कुल सटीक बैठती है और ऐसा केवल इसलिए नहीं कि जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं उस पर कुदरत की मेहरबानी है, बल्कि इसलिए भी वहाँ रहने वाले जो इंसान हैं वो खुद शांति प्रिय हैं। जी हाँ, देखिए असल में जिस इलाके की बात हो रही है वहाँ बस एक समुदाय ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक तो उनके बीच लड़ाई झगड़े होते नहीं और होते भी हैं तो वो आपस में ही सुलझा लेते हैं, तो किसी के खिलाफ कभी आपराधिक मामले बनते ही नहीं। ये सिलसिला 62 साल से चलता आ रहा है। बेशुमार हरियाली से भरपूर, खूबसूरत वादी और झरनों से घिरा ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंबिकापुर का मैन पार्ट इलाका है। खास बात ये है कि जितनी शांति यहाँ के कुदरती माहौल में दिखती है, उससे कहीं ज्यादा अमन और चैन यहाँ बसे तिब्बती शरणार्थियों के जीवन में है, क्योंकि यहाँ लोग अनुशासन और आपसी सौहार्द की मिसाल बन चुके हैं। लेकिन इतना तो झगड़ा, इतना क्या बोलते, खतरनाक झगड़ा नहीं होता है जो कोई झूठ बोल के ऐसे, मतलब ये हमारा जमीन है, ये हमारा जगह है, बोलने से ऐसे झूठ बोल नहीं सकते हम लोग में। आपस में क्या होता है, हम लोग को जो गुरुजी दयाल लामा जी का फोटो लेके आएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा जी। मतलब उनका फोटो का सामने कोई झूठ नहीं बोल सकते। झगड़ा भी बहुत कम होते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब जो भी कमेटी हो, जो भी थोड़ा मोड़ा तो होते रहते हैं ना, कुछ 19-20 तो होते रहते हो, तो आपस में सलाह मशवरा करके अपने कैंप के अंदर एक लीडर होता है, उसी के अंदर सलाह मशवरा करके एक वो कर देते हैं। हाँ जी। बाहरी लोगों से उलझने की बात तो छोड़िए, यहाँ के तिब्बती शरणार्थियों के बीच आपस में भी अगर कोई विवाद होता है तो ये लोग पुलिस के पास जाने के बजाय खुद ही मिल बैठकर उसका निपटारा कर लेते हैं। जब विवाद बढ़ जाता है तो आप जो ठीक मेरे पीछे हॉल देख रहे हैं, यह सेटलमेंट ऑफिस है, यही इनका कोर्ट है। इसके अंदर दलाई लामा जी की, जो कि इनके धर्म गुरु है, उनकी तस्वीर लगी होती है। सेटलमेंट ऑफिसर दोनों पक्षों को बैठाता है और आपस में दोनों अपना पक्ष रखते हैं। अंत में सेटलमेंट ऑफिसर फैसला सुनाते हैं। बिना किसी सवाल जवाब के दोनों पक्ष उस फैसले को स्वीकार करते हैं। साथ ही दलाई लामा के तस्वीर के नीचे पुष्प अर्पित करते हैं और अपने कामों में लौट जाते हैं। ये बात इस तथ्य से भी पुख्ता हो गई है कि पिछले 62 वर्षों से अब तक यहाँ के पुलिस थानों में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इसकी तस्दीक यहाँ की पुलिस भी करती है। यहाँ लगभग 7 कैंप हैं जहाँ पे तिब्बती निवास करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 से 2.5 हज़ार है, जो कि बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। आज तक इनके खिलाफ
किसी प्रकार कोई आपस में लड़ाई झगड़ा के आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुई है। 1962 में भारत सरकार ने इस इलाके में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया था। अब ये लोग यहाँ के जनजीवन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनके जीने का ढंग निराला है जो इन्हें लड़ाई झगड़े से दूर रखता है। यहाँ ये लोग खेती बाड़ी से लेकर कारोबार तक अपना सारा काम शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। इनका संदेश यही है कि समाज में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं विश्व को ये संदेश देना चाहता है कि माने करुणा सभी को, उसी के माध्यम से सब मिलजुल के रहे। अच्छा माने गुस्सा से छोड़ के अच्छा व्यवहार करके रहे सब लोग। हमारा बौद्ध भगवान का संदेश यही है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मैनपाट का इलाका छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर है। देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ बना बौद्ध धर्म स्थल भी लोगों को खूब आकर्षित करता है। वहीं यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को यहाँ के लोगों ने इस तरह अपना लिया है कि जिंदगी सुकून से चलती है। अंबिकापुर से सुमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में इस बार गर्मियों का सीजन यहाँ के रेलवे के लिए बेहद मुफीद साबित हुआ है। यहाँ इस सीजन में यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जो रेलवे के लिए अच्छा संकेत है। तो चलिए जान लेते हैं चीन के रेलवे सिस्टम के लिए सैलानियों की संख्या में वृद्धि कितना फायदेमंद रही और क्या चीजें रेलवे के लिए पॉजिटिव प्रभाव देती नजर आए। एक विशाल, व्यवस्थित और करोड़ों मुसाफिरों को सुरक्षित सुखद यात्रा के एहसास का दावा करने वाले चीन के रेल सिस्टम ने इस साल समर सीजन में यात्रा के लिहाज से एक रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे के अनुसार इस साल गर्मियों के मौसम में स्टेशनों पर काफी भीड़ दर्ज की गई। इस बार चीन के रेलवे डिपार्टमेंट ने 94 करोड़ यात्राएं दर्ज की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस साल समर सीजन में यात्रियों की भीड़ स्टेशनों पर 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक काफी रही। इस अवधि में मुसाफिरों की संख्या में हफ्ता दर हफ्ता लगातार इजाफा देखा गया। जहां एक हफ्ते में यात्री संख्या लगातार 10 करोड़ से ज्यादा रही, तो वहीं ये संख्या रोजाना औसत लगभग 1.5 करोड़ दर्ज की गई। रेलवे के मुताबिक इस साल बसंत उत्सव के दौरान यात्रियों की संख्या रोजाना की तुलना में 22 लाख ज्यादा थी। दरअसल चीन में ज्यादातर लोग रेल से पर्यटन और फैमिली ट्रिप करते हैं, जिस वजह से रिकॉर्ड संख्या में मुसाफिरों की आवाजाही देश के स्टेशनों पर दर्ज की गई। हमने यात्रा के पैटर्न पर लगातार नजर रखी, ट्रेन टाइम टेबल में सटीक और लचीली व्यवस्था की और मुख्य रास्तों पर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाई। नतीजा ये कि मुसाफिरों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी रही। चीनी रेलवे की सुरक्षा और समय निर्धारण में सुधार के लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे यात्रियों को रेलवे से सफर के दौरान काफी सहूलियत भी मिली। स्टेशनों पर मुसाफिरों की हाई डिमांड को ध्यान में रखते हुए देश भर के ऑपरेटर्स ने प्रमुख हाई स्पीड रेल खंडों पर ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी और ज्यादा काउंटी लेवल स्टेशंस तक सर्विस बढ़ाई गई। इस तरह से नेशनल रेल नेटवर्क में रोजाना औसतन 11,000 यात्री ट्रेनों का संचालन हुआ और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में परिवहन क्षमता में लगभग 10% का इजाफा हुआ। ऐसा नहीं कि केवल रेलवे नेटवर्क को ही मजबूत बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड को भी बेहतर बनाने की तरफ काम किया है, जिससे घरेलू पर्यटन में इजाफा हो। समर वेकेशंस में स्टूडेंट सैलानियों की आवाजाही और स्टडी टूर बेहद पॉपुलर रहे, जिससे घरेलू पर्यटन काफी बढ़ा। अनुमान है कि इस गर्मी घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 अरब से ज्यादा हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि इस बार की गर्मियों में ट्रांसपोर्ट के सभी जरियों से यात्रा ट्रिप 11.9 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें रोजाना औसतन 192 मिलियन और सालाना 4.3% बढ़ी यात्रा शामिल है, जो चीन के ट्रांसपोर्ट का एक विशाल, मजबूत और व्यवस्थित नेटवर्क पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल शाम फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।